हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका स्कीम्स इन न्यूज़ में। इस महीने की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को हम पिक्चर्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? एक मार्केट जहाँ कुछ मसाले बेचे जा रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बेची जा रही हैं, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग भी कर रहे हैं सीवर वगैरह का। तो क्या इनसे जुड़ी हुई कोई स्कीम्स आपको याद है जो इस महीने अनाउंस की गई? नमस्ते स्कीम का नाम सुना है आपने? किस चीज़ से जुड़ी हुई है वो? क्या आपको पता है कौन सी मिनिस्ट्री स्पाइसेस का काम देखती है और कौन से मंत्रालय ने नई स्कीम स्पाइसेस से जुड़ी हुई डिक्लेयर की है? या कई लोग रोजगार कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोई स्कीम आपको याद आती है, कुछ अनाउंस हुआ हो या कुछ ऐसा जहां कोई प्रोफाइलिंग की गई हो, कुछ चीज़ों का पता लगा हो? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और जब वीडियो खत्म होगा तो इन्हीं तस्वीरों के थ्रू उन मिनिस्ट्रीज को रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन स्कीम्स इन न्यूज़ का। सबसे पहले स्पाइसेस, मसाले। उस तस्वीर में मसाले देखे थे आपको, लोग बेच रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने खास तौर पे अराउंड 422 करोड़ के आसपास का एक आउटले अनाउंस किया है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी ये बोला है कि एक स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई है जिससे कि भारत के फार्मर्स, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इन सामानों को और मसालों को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अंग्रेज़, यूरोपियंस इंडिया आए थे मसालों की तलाश में, पर क्या अब हमारे मसाले दुनिया में उस तरह बिक पा रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंटरनेशनली इंडोनेशिया, पाकिस्तान या बाकी मार्केट से देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए भारत के मसाले एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए ट्रेड प्रमोशन स्कीम है ये, जिससे हम और मसाले एक्सपोर्ट कर पाएँ, जिसके लिए इंडियन स्पाइस बोर्ड ने इसको शुरू किया है। तो इस स्कीम की खास बात क्या है? इसके अंदर हमारी मसालों को साफ़ और हाइजीनिक कैसे बनाया जाए, कैसे जीआई टैग किया जाए कि भाई यहाँ के मसाले ये असली मसाले हैं, देसी मसाले हैं, और कैसे एंटरप्रेन्योर्स उसको मार्केट करके बेच पाएँ। इसके अलावा पेटेंटिंग, क्योंकि मसाले उत्पादन करने वाले किसानों और कंपनियां जो उसको एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें भी नहीं पता कि पेटेंट्स कैसे लिए जाते हैं, कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे चीज़ों को कमर्शलाइज किया जाता है। तो उनका ध्यान रखने के लिए स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई है। अब स्पाइस स्कीम में हम कोशिश ये करते हैं, जैसे इंडिया से मसाले जब यूरोप जाते हैं और ईयू के मार्केट्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के मसालों में सैनिटरी प्रैक्टिसेस कम है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स का हवाला देके इंडिया के प्रोडक्ट्स को रोक दिया जाता है। तो ईयू के ऐसे मेजर्स जो हमारे एक्सपोर्ट को रोकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो वही उसी के तहत हमने ये लॉन्च किया कि हमारे मसाले के मार्केट में इनोवेशन हो, पेटेंटिंग हो पाए, जीआई टैग स्पाइसेस का प्रमोशन हो और ज़्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो पाए। तो पहली बात कौन कर रहा है ये? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है, काफ़ी आसानी से आप इसको पहचान भी सकते हैं। अच्छा चलो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता होगा ये। और इसका पूरा नाम है स्पाइस्ड का सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो ये स्पाइस ईडी मतलब स्पाइस को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट पे काम करना, तो ये इसका उद्देश्य है। 400 करोड़ के आसपास इसमें हमने एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम में लॉन्च किया गया। और प्राइमरली इस पर जो फोकस है वो है कैर्डोमम की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, यानी इलायची की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसको एक्सपोर्ट करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेवलप किया जाए पूरे के पूरे कार्डोमम इंडस्ट्री को, उसके एक्सपोर्ट को, और ओवरऑल 52 स्पाइसीज़ को, स्पीसीज़ मतलब तो हम ही होमोसेपियंस हैं, मसालों की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोचीन, केरला में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड हेल्थ इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पुश कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये क्या है? कार्डोमम प्रोडक्टिविटी, मसालों का एक्सपोर्ट, क्लीन एंड सेफ स्पीसीज़। मैं बार बार स्पीसीज़ बोल रहा हूँ पर ये स्पाइसेस हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना, ये फोकस है स्पाइस स्कीम के अंतर्गत कि हम स्पाइसेस को अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोबारा, जिस लिए हम दुनिया में जाने जाते थे उसका बढ़ावा देना। ऑलरेडी खाना तो बिना मसालों के बेकार ही है, तो स्पाइस स्कीम उसके लिए है। नाम याद रहेगा, मिनिस्ट्री याद रहेगी, कौन कर रहा है ये याद रहेगा, आउटले कितना है ये पता रहेगा। और प्राइमरली अभी टारगेट किसके कर रहे हैं? हमारी इलायची को, यानी जो हम चाय के साथ पीते हैं। ठीक है। अगला, विज्ञान धारा। कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम को अप्रूव किया था। विज्ञान धारा किसकी बात करती है? देखिए, इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडर बनना चाहता है और उसके लिए हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जिस इकोसिस्टम में धारा प्रवाह रूप से हम चीज़ों को बेच पाएँ और दुनिया भर की सारी कंपनीज वहीं आए। वो तस्वीर याद है आपको? उस मार्केट में मसाले मिल रहे थे, उस मार्केट में फल सब्जियां भी मिल रही थी, वहाँ पर आपको चावल भी मिल रहा था, गेहूं भी मिल रहा था। यानी किसी को अगर कुछ खरीदना हो तो उसी मार्केट में आएगा, क्योंकि इस मार्केट में एक इकोसिस्टम है। सारे के सारे सेलर्स वहाँ हैं, सारे के सारे बायर्स वहाँ हैं। तो जहाँ पर एक मार्केट होता है ना, लोग वहीं चीज़ें जाते हैं खरीदने के लिए। इक्का दुक्का दुकानदार कहीं है तो उनकी सेल ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसा ही इकोसिस्टम बनाना हमारी साइंस एंड टेक की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए हमारा मिशन है। इसके लिए विज्ञान धारा स्कीम अनाउंस की गई है।
विज्ञान धारा स्कीम के अंदर हम ऐसी लेबोरेटरीज को शुरू करेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, और कोलेब्रेशन इस लेवल पे करेंगे कि विज्ञान की बढ़ोतरी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम्स को हम जोड़ के एक जगह लेके आए हैं, विज्ञान धारा, ताकि एक जगह सब कुछ कोलेबरेट हो पाए, अलग अलग दुकानें यहाँ वहाँ नहीं। विज्ञान धारा इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया गया है कि केवल हम इंस्टीट्यूशंस खड़े नहीं करेंगे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसमें अनाउंस किए गए थे, और ये 2020-21 से लेकर 25-26 तक के पीरियड में इसमें रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सबके ऊपर काम होगा। जहाँ लैब्स खोली जा सकती हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को ग्रांट्स दिए जा सकते हैं, वो सब विज्ञान धारा केंद्र में अनाउंस किया गया। तो विज्ञान धारा स्कीम किस मंत्रालय की होगी भाई? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। मेरा आपसे एक बेसिक जीके का सवाल है, डीएसटी के अंतर्गत है ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। डीएसटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? विच मिनिस्ट्री हैंडल्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हमने इतनी चीज़ें डिस्कस किया, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी मिनिस्ट्री इसको लीड करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमारे इतने सारे काम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान धारा स्कीम की बात हो गई। एक ऐसी स्कीम की तरफ जो बात की करती है भारतीय जनजातीय जनसंख्या के विकास के बारे में, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंदर ये है कि जो भी ऐसे गांव हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत मात्रा में, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन गांव में जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई, आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गई, एजुकेशन पे फोकस, हेल्थ पे फोकस, और इन सभी पे काम करना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य। तो जो भी ऐसे गांव हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये उनको टारगेट करती है। इसके लिए अराउंड 79,000 करोड़ का हमने एक आउटले किया है। और ये क्या करेगा भाई? सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ, सभी ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट किसी विलेज एरिया की जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, उसके ऊपर काम करना इनका उद्देश्य है। तो इसमें 17 मिनिस्ट्रीज हैं जिनके 25 इंटरवेंशन इसके अंदर होंगे, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग चीज़ों को पुश करेगा। तो एक डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अगले 5 साल के लिए, कि जिस तरह हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो जिस गाँव में ज़्यादा रहती हैं, उन पे फोकस करते हुए अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम को साथ लाकर हम एक कंप्लीट डेवलपमेंटल एक्शन प्लान ला रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख गोल हैं कि पहले आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? उनको पक्का घर देना, विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना, फिर स्किल उनके अंदर डेवलप करना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, एजुकेशन के लिए स्कूल्स का एक्सेस और उनको स्कॉलरशिप देना, हेल्थ के ऊपर काम करना है, और जेरियाट्रिक केयर अगर की जा सके, या फिर जो वो उनकी एजिंग जैसे जैसे होती है तो उसमें कैसे बेहतर तरीके से अपने हेल्थ का वो ख्याल रख पाएँ, इन चीज़ों पर फोकस करना उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का। कौन सी मिनिस्ट्री की है ये बताइए ज़रा मुझे। क्या कोई मंत्रालय है ऐसा जो तो अगर आप कहो तो प्राइमरीली तो ये ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। लेकिन असल में इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपकी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या अलग अलग जो भी मिनिस्ट्री जिस जिस चीज़ों को देख रही है, ये उसको हैंडल करने का काम करती है। कहानी ये है कि भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब अराउंड 8.6% इंडिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उन पे फोकस करते हुए इंडिया में अलग अलग आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी हैं, और पॉवर्टी उनमें ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंदर मान लो जैसे आप पहले बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा कि भाई आप उनको पक्का हाउसेज दोगे, तो इसके लिए आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें उनको प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, कि भाई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको पक्का घर मिले, जल जीवन मिशन है उसके थ्रू उनको पानी मिले, पीएमजे के अंदर उनको बिजनेस कार्ड मिले, उनको इंटरनेट या कनेक्टिविटी की सुविधा मिले। गोल नंबर 2 के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो पॉपुलेशन जंगल के आसपास है उनको उस तरह के कामों में और ट्रेन किया जा सके, बेहतर एनरोलमेंट, उनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ावा दिया जा सके, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम होगा, सर्व शिक्षा अभियान को टारगेट किया जाए, ट्राइबल हॉस्टल्स बनाए जाए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, पीएम गति शक्ति पोर्टल हो गया जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, भारतीय हेल्थ जो विभाग है वो उनकी जो इम्यूनाइजेशन है उनको प्रॉपर वैक्सीन मिले, प्रॉपर दवा मिले, समय पे दवा मिल सके, इन सब पे फोकस करेगा ताकि इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ढंग से डेवलप हो सके, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक हॉलिस्टिक विजन डेवलप करने की कोशिश की गई है ट्राइबल पॉपुलेशन के करीब। ठीक है, ट्राइब्स की हम बात करें तो कितनी जनसंख्या है भारत की, कितने प्रतिशत, 2011 का सेंसस अगर हम पकड़ें तो कितनी जनसंख्या होगी भारत की आपके हिसाब से? तो अराउंड 8.6%। तो 100 करोड़ जब थी तब तो मान लो 8 करोड़ हम कहते थे कि हाँ चलो 8 करोड़ के आसपास है। अब 12 से 15 करोड़ हम मान लेते इतनी जनसंख्या होगी उनकी। तो कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में नोटिफाइड है अंडर आर्टिकल 342 के अंतर्गत।
ठीक है। इसके अंदर आपकी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, 75 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेल रही हैं, उनके लिए आप स्पेसिफिकली टारगेटेड स्कीम्स लेके आते हो। तो उसी के तहत आप मान लो अलग अलग टारगेटेड स्कीम होती है, ये ओवरऑल एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें बाकी स्कीमों को कन्वर्ज करके उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एक बड़ा मिशन है गवर्नमेंट का, जिस प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तर उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ये देखा, अब आते हैं एक आशा। आशा क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या है कि दलवाई कमेटी की रिपोर्ट थी कि भारत के किसानों की आय को दुगनी करनी चाहिए। वादे भी किए गए, 2022 तक ऐसा होना था, लेकिन वो हो ना सका। तो उसके बदले में उसको बढ़ोतरी करने के लिए कई सारी दिक्कतें थी, कोविड वगैरह आ गया बीच में। तो अब पीएम आशा स्कीम आई है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को और प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म जो है कि भाई किस तरह कीमतों में गिरावट ना हो, किसानों को फायदा भी हो, इस पे फोकस करते हुए ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें 35,000 करोड़ की बात की गई थी, ठीक है। तो अभी ये होगी, स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है और कंटिन्यू किया जा रहा है इसका एक्सटेंशन। 35,000 करोड़ पहले, इसके 2025-26 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये स्कीम बात क्या करती है? तो अन्नदाता आय संरक्षण योजना नाम से पता चलता है, 2018 में लॉन्च हुई स्कीम का काम था कि किसानों को सही कीमत मिल सके बाजार से अपने सामान को बेचने में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय इसको लीड करता है। फार्मर्स के प्रोड्यूस के उन्हें सही दाम मिल सके, तो इससे ये करने की कोशिश है कि जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, कि कभी चीज़ों के दाम बहुत घट जाते हैं, जैसे अगर मार्केट सीजन आलू का है तो आलू के दाम 2 रुपये 1 रुपये किलो होंगे, बेचने जाए तो उन्हें 1 या 2 रुपये किलो आलू मिलता है, तो वो क्यों बेचेंगे? और अगर नहीं बेचेंगे तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसी चक्कर में पीएम आशा लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर प्राइस सपोर्ट सिस्टम था, प्राइस सपोर्ट स्कीम की गई थी कि भाई दाल हो गए, ऑयल सीड्स हो गए या कॉपरा हो गया, और सीधा फार्मर्स से खरीदा जाएगा। एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया था ताकि दाल और ओनियन का एक बफर बना के रखा जा सके, जिससे कि प्राइस वॉलेटिलिटी ना हो, कि अभी जब सीजन है तब 2 रुपये किलो बिक रहा है, और जब ऐसा सीजन आएगा जब फसल किसका सीजन नहीं होगा तब वही चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही है और किसानों ने सारा का सारा अपना प्रोडक्ट 1 रुपये में बेच दिया होगा। तो उसका बफर बनाकर कंज्यूमर को भी और किसानों को भी, दोनों को बचाने का प्रोविजन दिया गया था। प्राइस डेफिसिट पेमेंट, यानी जितने भी ऑयल सीड्स थे, चाहे आप इसमें किसी भी प्रकार की मस्टर्ड ऑयल की बात कर लो, यानी जिसे हम कड़वा तेल कहते हैं, या सरसों का तेल, आप सोयाबीन ऑयल की बात कर लो, इन सब को एमएसपी दिया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कम से कम इतनी कीमत तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसमें किसान को डायरेक्ट पेमेंट मिलती है एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच का जो भी अंतर होता है उसके लिए। फिर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो पेरिशेबल क्रॉप्स है, यानी जो फसलें जैसे टमाटर है वो कुछ समय में सड़ जाता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक के लिए, आलू प्याज आप कर सकते हो। तो इसके लिए 2 से 25% तक की कवरेज बढ़ाई गई थी, 20 से 25%, ताकि फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट मिले। और टॉप क्रॉप टोमेटो, ओनियन, पोटैटो को टारगेट किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट का भी खर्चा लेंगे ताकि बेहतर प्राइसेस मिल सके। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, जो टमाटर है, ओनियन है, पोटैटो है, ये ऐसी फसलें हैं जो लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल होती है। ये ना हो तो आप कुछ नॉर्मली बना नहीं सकते, और इन तीनों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, खासतौर पर टमाटर और प्याज की। तो इसीलिए ऐसी स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो किसान है उनको हर लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है, आप स्टोरेज की बात कर रहे हो, आप एमएसपी की बात कर रहे हो, आप स्टेबलाइजेशन प्राइस की बात कर रहे हो, ताकि गवर्नमेंट कुछ बफर भी बना के रखे ताकि दाम सीधा क्रैश ना कर जाए। तो ये सब कोशिश की गई थी पीएम आशा के तहत। अगर ऐसा कुछ सक्सेसफुली हो पाएगा लंबे समय तक किसानों की आय निश्चित रूप से दोगुना होगी, क्योंकि उन्हें सही कीमत मिलेगी अपनी प्रोड्यूस की। तो उसी के तहत ये पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा लॉन्च की गई थी, इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक, ठीक है। ये भी पता लग गया क्या है, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, मैंने बताया था आपको, बताइए। फार्मर एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा कौन सी स्कीम है? देखिए, विश्वकर्मा एक ऐसे भगवान का नाम है जो जो किसी भी तरह के इक्विपमेंट के भगवान माने जाते हैं। तो ऐसे 18 विधा, 18 ट्रेड्स को चुना गया है जिसको पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत रखा गया था। चाहे कारपेंटर हो गए, बोट मेकर हो गए, आर्मरी हो गई, राजमिस्त्री हो गए, बार्बर या नाई जिसे हम कहते हैं, मालाकार हो गए, धोबी हो गए, दर्जी हो गए, इन सब को, कुम्हार जो हो गए, इन सब को इसके अंदर रखा गया। और ये वो अक्सर वो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको मार्केट एक्सेस नहीं मिलता। स्किल डेवलपमेंट ये अपने, जो जैसे किसी ने अपने किसी रिश्तेदार से सीख लिया या कुछ सिखा रहा है उनसे देखते देखते सीख लिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हाल ही में पीएम ने कहा था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 साल हो गए हैं, और ये 2023 17 सितंबर को लॉन्च की गई थी। तो इससे क्या काम किया गया था? इससे एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है वो इसको असल में रन कर रही थी। 18 ट्रेड्स को पहचाना गया था, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, पॉटरी और टेलरिंग, जिसकी हमने बात यहाँ पे कर ली। इन सब को अलग अलग लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश की गई थी इसके अंदर, चाहे आप स्किलिंग की बात कर लो, डेवलपमेंट की बात कर लो, उन सब एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया गया था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं
अगले स्कीम के बारे में जो है बायोराइड, मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड के अंतर्गत 3 कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट को पुश करना, इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंड्री। मतलब देखिए, आप नॉर्मली सिर्फ रिसर्च करते रह जाओगे तो रिसर्च होगा कहाँ, इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिया में, लेकिन अगर इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलेबोरेशन नहीं होगा तो वो रिसर्च कभी अप्लाई नहीं हो पाएगा जमीन पर। और जब अप्लाई ही नहीं होगा तो भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अमेरिका वगैरह, चाइना वगैरह में क्या होता है, जो रिसर्च होता है उसका कॉमर्शलाइजेशन होता है, जिससे बहुत सारे पैसे भी कमाए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उसको मार्केट किया जाता है, उससे बेहतरी होती है समाज की भी, इंस्टीट्यूशंस की भी और कॉर्पोरेट्स की भी। तो कुछ उसी की तरह कोशिश की गई है बायोराइड के अंदर, जिसके अंदर आप इनोवेशन को एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने का अवसर प्रदान। बायोराइड स्कीम में होगा ये कि 2 स्कीम्स ऑलरेडी जो चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फंड्री की, दोनों को मिक्स करके एक नया एरिया फोकस किया गया है कि भारत अपने आप को बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में लीड बनाना चाहता है। $300 बिलियन की इकोनॉमी भारत में बनना चाहता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत की कोशिश है। ये नोडल मिनिस्ट्री है, फंडिंग है इसकी 9,000 करोड़ के आसपास। और जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इन सबको मिक्स करके आप एक साथ लेके आए हो ताकि चीजें पुश किया जा सके, चीजों को डेवलप किया जा सके। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर ये बायो फाउंड्री क्या होता है। तो बायो फाउंड्री का मतलब ये होता है कि बायो टेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग तो समझ गए, बायो फाउंड्री मतलब होता है कि ऐसी जगह है जहां पर बायो, मान लो आपने कोई ऐसा सेल बनाया, कुछ ऐसा किया, कुछ मैन्युफैक्चर किया, एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर की, मान लो कोई दवा मैन्युफैक्चर की, उसको एक जगह पे आप लेके आते हो जहां पर बायो मैन्युफैक्चरिंग को आप ऑटोमेट करते हो। ठीक है, जहां से मान लो कुछ आपको एक वैक्सीन बना दी, जब आपने उसको ऑटोमेट कर दिया तो वो जो सिस्टम है ऑटोमेशन का, वो और जहां वो टेक्नोलॉजी साथ आई, उसे हम कहते हैं बायोफेंड्री। यानी एक ऐसी लैब जहां पर ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ज्यादा आसानी के साथ चीजों को डिजाइन कर पाओ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से डिजाइन की गई चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो उसे कहते हैं बायोफेंड्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोफेंड्री के ऊपर फोकस, ताकि बड़े लेवल पे आप चीजों को डेवलप कर पाओ। एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे रैपिडली चीजों को आप यूज कर पाओ। चाहे सेल फैक्ट्री की बात कर लो, केमिकल प्रोटीन का प्रोडक्शन अगर करना होता है तो केमिकल और प्रोटीन का प्रोडक्शन बायो लेवल पे होता है, बायोटेक लेवल पे होता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है। उसको ऑटोमेट करना, उसकी प्रोडक्शन में लगातार बढ़ोतरी लाना, ये फोकस होता है बायोराइड मिशन का। तो ये बायोराइड मिशन उसके तहत इन सभी चीजों को, कंपोनेंट को साथ लेके चल रही है। कौन सी मिनिस्ट्री में रिपीट करना चाहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लीड कर रही है बायोराइड स्कीम को। ठीक है, फिर आती है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना की हर एक महिला के अकाउंट में 5,000 रुपए डायरेक्टली, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है ये। और सुभद्रा योजना उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जहां 10,000 एनुअली दिए जाएंगे एलिजिबल वुमेन को जो 21 से लेकर 60 साल के बीच में है। गॉडेस सुभद्रा के नाम पे इसको रखा गया। और 5 साल के अंदर इसमें 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। 10,000 एनुअली मिलेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में, 5,000 5,000 की सहायता के हिसाब से। तो ये थी सुभद्रा स्कीम, उड़ीसा की स्कीम है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे इसको। ऑलरेडी ऐसी कई सारी योजनाएं, जैसे लाडली बहना योजना, पर ये असल में डायरेक्टली महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए लेके आएगी, 5,000 के 2 इंस्टॉलमेंट में। 21 से लेकर 60 साल की महिलाएं इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन। यानी 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ऑलरेडी करोड़ों रुपए का इसमें सपोर्ट मिल चुका है। 5 लाख पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है पीएमजे के अंदर। इसके अंदर आप या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्टेड है उसमें जा सकते हो। तो यह है पीएमजे। तो असल में पीएमजे के अंतर्गत बहुत ज़्यादा सक्सेस अभी तक पाया गया, और अब बोला गया कि 70 साल तक के लोगों को पीएमजे के अंतर्गत हेल्थ कवरेज दी जाएगी। जो भी 70 या उससे ऊपर के भी लोग हैं उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसके अंदर दिया जाएगा। अब ऑलरेडी 4.5 करोड़ फैमिलीज को ये सहायता दी गई, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को इससे बेनिफिट मिलेगा। इनको अब पीएमजे कार्ड मिलेगा हेल्थ केयर एक्सेस के लिए। 5 लाख प्रति ईयर तक एडिशनल सपोर्ट सीनियर्स को दिया जाएगा। इसके अलावा पीएमजे स्कीम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, और इसके अंदर एक सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट भी था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर रन कर रही थी। अब से मेरा सवाल है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है? कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका मतलब होता है कि सरकार पूरा का पूरा पैसा देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा का सारा पैसा देने वाली है? क्या वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है? तो देखिए, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ये वो स्कीम होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ आइडिया? मान लो अगर कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है,
जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, चलो भाई आइडेंटिफाई किया तो उनको कुछ सहायता राशि सीधा सेंटर की तरफ जाती है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से सेंटर की तरफ से फंड की जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब पूरा का पूरा स्कीम का खर्चा सरकार उठाएगी, सेंट्रल केंद्रीय सरकार। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब होता है कुछ पार्शली उसको, आंशिक रूप से केंद्र सरकार उसमें पैसा देगी, बाकी राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो इसी स्कीम के अंतर्गत कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट, यानी 100% सेंटर की ओर से पैसा मिलता है, ठीक है, आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत। तो ये कोशिश ये करता है कि बीमारी हो गई ताकि लोगों का रिड्यूस हो एक्सपेंडिचर, जो उनको जेब से खर्च देना पड़ता है। 2 हेल्थ मिशन जो इंडिया के थे पहले, उनको मिक्स करके बनाया गया था। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई नेशनल लेवल पे, और स्टेट और यूटीज को एडवाइस किया जाता है स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा किस तरह से करना है। हर एक परिवार को 5 लाख प्रति ईयर की इसमें कवरेज दी जाती है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर के प्रोसीजर का भी ध्यान रखा जाता है। कैशलेस बेनिफिट्स मिलते हैं इसके अंदर पूरे देश भर में, अगर आप जहां भी जाएं, चाहे सरकारी अस्पताल में, चाहे उन प्राइवेट अस्पतालों में जो सरकार की लिस्ट में लिस्टेड है। पता लग गया क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, पता है क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन क्या है, और उसके अंतर्गत अब क्या हुआ है कि आप 70 साल से अधिक बुजुर्गों को भी ये एक्सटेंड किया जा चुका है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है बताइए आपको। अगली स्कीम पे आते हैं जहां बात हो रही है नमस्ते की। नमस्ते मतलब एक ऐसी स्कीम जहां पर न्यू डॉन फॉर सैनिटेशन वर्कर्स की बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात है ये। यहाँ पर जो ऐसे वर्कर्स हैं जो सेप्टिक टैंक्स को साफ करते हैं या फिर जो सीवर है उसकी सफाई का काम देखते हैं, उनके लिए प्राइमरली ये इक्विपमेंट को कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके, उनको कोई दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इसके लिए नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है। तो नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऑलरेडी भारत की सरकार ने कोशिश की कि जो भी ऐसे वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, स्किल डेवलप की जाए, उनको उनको ऐसे इक्विपमेंट दिए जाए जो मॉडर्न हो, ताकि किसी को भी सीवर में उतरना ना पड़े। तो अब क्या है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट एक और काम करी थी प्रोफाइलिंग का। जो भी सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उनको पहले प्रोफाइल उनको किया गया कि भाई कहाँ कहाँ वो लोग कार्यरत हैं, कितने लोग हैं। तो अब प्रोफाइलिंग के अंदर पता चला है 38,000 वर्कर्स हैं जिसको पूरी प्रोफाइल किया गया, जिसमें 92% वर्कर्स जो अर्बन सीवर साफ करने में आते हैं वो SC ST OBC ग्रुप से आते हैं। यानी 68 अराउंड 70% शेड्यूल कास्ट से, 14-15% OBC से, 8.3% ST से और 8% के आसपास जनरल कैटेगरी से। यानी जो क्लीनिंग होती है मैनुअली उसमें ये संलिप्त होते हैं, जो बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी गैसेस बन जाती हैं जिससे कई लोगों की जानें चली जाती हैं। एक ह्यूमन वेस्ट को ऑलरेडी मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब किसी इंसान का उतर के इसको साफ करना ऑलरेडी ये गलत है। अभी भी इसके बारे में डेटा गैप माना जाता है कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई किया गया वेरियस स्कीम के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कई लोगों को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए हो। तो नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च इसलिए किया गया था, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, की आप चीज़ों को मैकेनाइज करोगे ताकि मैनुअली किसी को काम ना करना पड़े, ताकि सीवर डेथ ना हो, सीवर सेप्टिक टैंक में कोई घुस के किसी की मौत ना हो। 2022 में लॉन्च की गई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ये पहले एक स्कीम थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी जो लोग मैनुअली स्कैवेंजिंग करते थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो इसको छोड़ के बाहर निकलेंगे तो भाई जाएंगे कहाँ, कोई और स्किल हो, कुछ और काम उनको मिलना चाहिए ना। 2007 से चला आ रहा था, इसको चेंज करके नमस्ते स्कीम लॉन्च की थी ताकि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सके, रीस्किल किया जा सके और री एम्प्लॉय किया जा सके किसी बेहतर सेक्टर में। तो इसमें जितने इंडिया के अर्बन लोकल बॉडीज हैं, क्योंकि अर्बन सेक्टर में ही मेजरली आपके सीवर टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, तो उसकी क्लीनिंग में ही लोगों की जाने जाती हैं, तो उनको पहचाना गया है। और अगले 3 सालों तक, हम 2026 तक इसमें कोशिश करेंगे कि सबको आइडेंटिफाई करके और चीज़ों को मैकेनाइज किया जा सके, और जो इसमें लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकाल के कहीं बेहतर जगह लगाया जा सके जहाँ पर उनकी जान को कोई खतरा ना हो। तो ये जो वर्कर्स हैं इनकी लिस्ट बनाई गई है, और प्रोफाइलिंग के बाद प्रोफाइलिंग कैंप्स बनाए गए हैं। इनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी, भाई कैसे मैकेनाइज आप चीज़ों का, मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव किट दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्कैवेंजर्स हैं मैनुअल, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा कैसे सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, अगर किसी क्लीनिंग ऑपरेशन में वो है तो। इसके अलावा उनको हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा, और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स और ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अभी तक कवर नहीं थे, उन सबको नमस्ते स्कीम के अंतर्गत भी कवर किया जाएगा। उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे वो और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, अगर किसी को काम छोड़ के कहीं और भी आना है तो वो स्किल हो पाए। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी उनको, जो भी इस तरह के वर्कर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। स्वच्छता उद्यमी योजना के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स दोनों का एक ज्वाइंट कन्वर्जेंस होगा प्रोग्राम्स का। इसके अंतर्गत आप कोशिश करेंगे कि उनको फाइनेंशियल एलोकेशन दिए जाए, अलग अलग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत। तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी सीवेज वर्कर हैं जो स्किल्ड हो पाएँ,
जो ऑलरेडी इसमें संलिप्त है उनको बेहतर इक्विपमेंट मिल पाए, बेहतर कैपेसिटी डेवलप हो पाए, उनके लिए आप कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये फोकस है नमस्ते स्कीम का। पता लग गया नमस्ते स्कीम क्या है, किस मंत्रालय की है, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है और क्यों गवर्नमेंट का इतना ऊपर फोकस है यहाँ, क्योंकि कई लोगों की जाने हर साल यहाँ जाती है और ये ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत ही गलत और इनह्यूमन प्रैक्टिस है। इसको निकाल फेंकना भारत की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत जैसे देश में होना आज के समय में एक अभिशाप है। अगले टॉपिक पे आते हैं जहाँ बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। तो ये नए बजट में इसी बार अनाउंस किया गया था। इसके अंदर 15,000 रुपये तक के डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए गए थे 3 इंस्टॉलमेंट में। जो पहली बार नौकरी करेगा उस व्यक्ति को, मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी को हायर किया जाता है तो वहाँ पर इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों को पहले 4 साल तक फायदा है और 3,000 पर मंथ तक एडिशनल ईपीएफओ में सरकार अपनी तरफ से फंड डालती है। क्या है कहानी, समझते हैं। भारत में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो आपको जरूरत है कि जो लोग काम करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में एंट्री मिले, यानी कोई ऐसे वैसे कहीं कुछ काम कर रहा है जो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं हो पाता, अपस्किलिंग नहीं हो पाती। तो उनको फॉर्मल सेक्टर में लाना और लोगों के बीच में रोजगार बढ़े, इसके लिए लोगों को, कंपनीज को फंडिंग करना, ये कोशिश है। और इसके तहत जैसे ईपीएफओ है, कोई अगर कंपनी खोलता है, लोगों को हायर करता है, ईपीएफओ अकाउंट बनता है, तो इसके अंदर फायदा ये है कि पहले जो पहली बार लोग एम्प्लॉय बन रहे हैं उनको 1 महीने की वेज 15,000 रुपये तक 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। ठीक है, जो भी अगर रजिस्टर करता है ईपीएफओ के साथ। ठीक है, दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई रोजगार उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर पहली बार जो एम्प्लॉय हैं उनके 4 साल तक के जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन अब सरकार करेगी, लेकिन सैलरी 1 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट दिया गया है स्कीम सी के अंतर्गत कि 3,000 रुपये प्रति साल अगले 2 साल तक ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन हर एक जो अतिरिक्त एम्प्लॉय वो हायर करेंगे उसके लिए गवर्नमेंट करेगी। तो ये कोशिश है किसके अंतर्गत, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। अब सवाल ये है कि ईपीएफओ क्या होता है, व्हाट इज ईपीएफओ, ये पता है आपको ईपीएफओ का मतलब क्या होता है? ईपीएफओ मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है नॉर्मली जो लोग काम करते हैं, कंपनीज को भी पैसे देने पड़ते हैं और आपकी भी एक सैलरी का हिस्सा वहाँ जाता है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंसेंटिव दिया जाए ताकि लोग और ज़्यादा हायरिंग करें, और ज़्यादा पैसे पे करें, सॉरी अपने वर्कर्स को, ना कि जॉब कटिंग की कोशिश करें। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, फिर एक सवाल आता है जन पोषण केंद्र का। जन पोषण केंद्र मतलब देखिए, आपको पता है जो ऑलरेडी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ आप राशन का सामान लेने जाते हैं, पीडीएस स्टोर जिसे हम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स, जहाँ से आपको राशन के गेहूँ या चावल मिलता है, वो दुकानों को ज़रा प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि जो डीलर्स होते हैं बेचारे वही बेचते रहते हैं, उनकी दुकान इतनी ज़रा उन्हें ऑक्यूपाई कर रखी है, प्रॉफिट्स नहीं हो पाते। तो ऐसे जो राशन डीलर्स हैं वो अब और कुछ अगर बेचना चाहे तो उसकी सुविधाएं भी उन्हें दी जाएंगी। एक एक्सपेरिमेंटेशन के तहत पोषण केंद्र खोले जाएंगे, जो ऐसे डीलर्स हैं वो अब अपनी दुकानों से क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड भी बेच पाएंगे लोगों को, ताकि और ज़्यादा कम्युनिटी एम्पावर हो पाए। मान लो विटामिन युक्त, प्रोटीन युक्त खाना अगर वो बेचना चाहें, 50% न्यूट्रिशन रिच स्टॉक वो अपने पास रख पाएंगे। और हाउस होल्ड एसेंशियल जैसे ऑयल हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो भी अब वो अपनी दुकानों से बेच सकेंगे। इससे कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और जो बेचारे डीलर्स हैं पीडीएस शॉप्स के, उनको भी अतिरिक्त इनकम करने की ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए क्या इसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको बस वही गेहूं चावल बेचना, उनमें जो कमीशन मिलेगी वही है। तो इनके थ्रू उनको भी और अतिरिक्त कमाने का फायदा मिल रहा है। ये क्लियर है? ठीक है, अब ना ये तो हमने समझ लिया जन पोषण केंद्र क्या है, और पर एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसको लेकर कई लोगों में डाउट अभी भी रहता है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं ये स्कीम क्या है। यानी भारत भर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, देखो बाकी जो भी स्कीम्स है ना वो आप फोटो से समझ जाओगे, ये फोटो में कवर नहीं, इसलिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, जो रोजगार में लोगों को हायर करते हैं उन्हें एम्प्लॉयर कहते हैं, और एक होते हैं जिनको, ठीक है, जो पहली बार एम्प्लॉय कहीं पर काम करने जाते हैं उन्हें एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के लिए जो लोग ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एनरोल करेंगे उनके लिए सुधार की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर बात ये की कि मान लो किसी व्यक्ति को पहली बार रोजगार मिल रहा है, आप मान लो पहली बार काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई पहली बार काम करने गया और उसने एनरोल किया है ईपीएफओ में, ठीक है, तो अगले 2 साल तक, ठीक, अगर कोई पहली बार एम्प्लॉयमेंट ले रहा है तो जो भी न्यू ज्वाइन ही होगा कंपनी का, जिसने, आपने मान लो किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो उनको एक डायरेक्ट ट्रांसफर मिलेगा। 1 महीने की जितनी आपकी सैलरी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दी जाएगी ईपीएफओ के अकाउंट में।
ठीक है। आपका जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है उसमें 15,000 रुपये तक 3 किश्तों में ये पैसे दिए जाएंगे, एक बार आपने ईपीएफओ से एनरोल कर लिया तो, ठीक है। इसके लिए आपको एक लिटरेसी टेस्ट देना पड़ेगा कोर्स, वो पास हो जाओगे तो आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट तक मिलती है इसमें, और 1 लाख तक की सैलरी वालों को ही दिया जाएगा। इसके अंदर ये होगा कि जो लोग नए नए किसी सेक्टर में ज्वाइन करेंगे तो उनको ईपीएफओ में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक, और उनको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, तो उनसे फ़ायदा है उसको। दूसरा, इसमें जो फ़ायदा ये है कि आपको सब्सिडी मिल रही है, आपको ईपीएफओ में सरकारी तरफ से कुछ पैसा भी मिल रहा है, इससे होगा कि जॉब क्रिएशन भी होगी और लोगों को बढ़ोतरी भी मिलेगी। दूसरा जो मैंने बोला ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव बढ़ने की बात है, ये पे ऐसा है कि मान लो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में हाथ लगाना चाहती है, लोगों को हायर करना चाहती है, तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, और सब्सिडी के अलावा वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं इससे भी उनको फ़ायदा होगा। इसके अंदर उनको फ़ायदा ये होगा कि मान लो उन्होंने लोगों को हायर किया, ईपीएफओ में अकाउंट खोला, तो जिस भी स्केल पर वो लोगों को हायर करेंगे, ईपीएफओ में अगले 4 साल तक जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से कुछ जो इंसेंटिव है वो सीधा एम्प्लॉय को पे किया जाएगा। मान लो आपको जितना ईपीएफओ में पैसा जाएगा वो कुछ आपको इंसेंटिव रूप से वापस मिलेगा, दोनों ही सेक्टर में, ठीक है। जो भी पहली बार एम्प्लॉय होंगे उनके लिए लागू होता है। और तीसरी स्कीम है रीइंबर्समेंट की। यहाँ भी 3,000 रुपये पर मंथ 2 साल तक के लिए ईपीएफओ में हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए दिए जाएंगे 1 लाख तक, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मान लो आपकी कंपनी में 1,000 लोग हायर हो सकते हैं, 1,000 लिमिट है, 1,000 से ऊपर अगर आप 2 लोगों को और हायर करते हो या 50 लोगों को हायर करते हो तो उसकी जो ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, जो एम्प्लॉयर देगा वो 2 सालों तक कवर करेगी गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत तीनों लेवल पे लोग हायर हो सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़ती है। ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे होगी, जैसे लोग ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे उनको पैसे मिलेंगे, ठीक, समझ गए। जन पोषण केंद्र क्या है समझ गए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव समझ गए आप, नमस्ते प्रोग्राम क्या है वो समझ गए, नमस्ते स्कीम, पीएम जय क्या है समझ गए, सुभद्रा स्कीम क्या है, बायो राइट क्या है समझ गए, विश्वकर्मा स्कीम क्या है समझ गए, पीएम आशा समझ गए, ठीक है, जनजातीय उन्नत कल्याण अभियान क्या है समझ गए, विज्ञान धरा स्कीम समझ गए, स्पाइस स्कीम समझ गए। अब इस तस्वीर के पास दोबारा आते हैं, यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं। तो भाई स्पाइस स्कीम क्या था, याद है कुछ? व्हाट इज स्पाइस स्कीम? कौन सी मिनिस्ट्री लीड करी थी स्पाइस स्कीम को, और स्पाइस स्कीम का क्या एजेंडा है? कार्डोमम के ऊपर 400 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? कि भाई हमारी क्वालिटी की बात आ गई, फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा के उन्हें रोक दिया जाता है, क्वालिटी एनहेंस करने के बारे में, जीआई टैग के बारे में बात कर लिया आपने, और क्या बात करी, पेटेंटिंग के बारे में, कमर्शलाइजेशन के बारे में, यूरोपियन मार्केट कनकर करने के बारे में। यहाँ एक सेप्टिक टैंक्स आपको दिख रहा है, इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये सब कोई जो इसके अंदर उतरे हमें इनको उतरना ना पड़े, तो उसके लिए नमस्ते स्कीम है, जहाँ आप मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा सीधा सीधा पहुंचे उसकी बात आप करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और बात करें, हमने बात की यहाँ पर चावल और गेहूं और सब्जियां भी बिक रही हैं, तो पीएम आशा अन्नदाता आय सहारा योजना की हमने बात की, जिसके अंदर टॉप टमाटो ओनियन पोटैटो के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, एडिशनल बफर क्रिएट करने की बात हो, प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात की गई हो। ऐसे लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए क्या है भाई, पीएम जन आरोग्य योजना, जहाँ 70 साल से भी ऊपर व्यक्ति, ये अंकल एन से अगर 70+ है तो भी इनको अब कवरेज मिलेगी, ठीक। उसके बाद आप और आ जाओ, और क्या स्कीम का नाम था, हालांकि वो इसमें कवर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम, वो भी आ गई। और एक हमारी स्कीम थी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जहाँ फोकस किया जा रहा है कि आप फाउंड्री को भी उसमें कवर करो और तीनों को साथ लेकर चलो। तो ये सारी स्कीम्स हमने आज डिस्कस की, कौन कौन से मंत्रालय हैं, कौन इसमें टारगेट किए गए हैं, क्या क्या किसका रोल है, हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थी आज की स्कीम। आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कुछ और आप चाहते हैं हम इसमें इंक्लूड करें वो भी आप बोल सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इसी पे लिखिए और चीज़ों को रिवाइज करिए। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ नाइस